आज हम करेंगे सॉल्विंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस इन मैटलैब, जिसमें हम देखेंगे डिफरेंट फंक्शंस जो कि सिंपल फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं मैटलैब में। पहले तो देख लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस होती क्या है। सिंपल, तुम्हारे पास सिग्नल सिस्टम में हम ये कहते हैं कि मेरे पास अगर एक सिस्टम है तो उसका इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप जो है वो मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। सही, तो मेरे पास क्या है, मेरे पास xt इनपुट है, मैं आउटपुट कहाँ से देख रही हूँ, कैपेसिटर से। इसकी पूरी सोल्यूशन जो है वो मैंने हैंड आउट तुम लोग अपलोड कर दिया, उसमें देख लेना कि कैसे मैं इस इक्वेशन तक पहुंची। सिंपल केवीएल लूप लगाया है और केवीएल लगा के तुम्हारा करंट आईसी जो होता है कैपेसिटर के थ्रू वो उसके सब्स्टिट्यूशन किया। सिंपल, आराम से समझ जाओगे। तो मकसद ये था कि तुम्हारे पास एक सिस्टम को और उसके इनपुट और आउटपुट के रिलेशनशिप को हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर जाहिर है तुम लोगों को पता होना चाहिए उनको सॉल्व कैसे करते हैं। सीवीटी में आई गेस तुम लोगों ने देखा होगा, किया होगा कि टोटल रिस्पॉन्स इज इक्वल टू नेट रिस्पॉन्स और प्लस द फोर्स रिस्पॉन्स। तो उससे मेरे पास टोटल रिस्पॉन्स आ सकता है। तो वो सब मैथमेटिकल हम लोग को यहाँ पे नहीं देखना। मैटलैब पे किस तरह करते हैं हम उसको देखते हैं। मैटलैब पे तो बहुत आसानी से फंक्शंस लगा के हम कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक फंक्शन है डी सॉल्व का, जिससे मैं आराम से क्या कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकता हूँ। क्या होगा ये कि एस मेरे पास क्या होगा, सोल्यूशन जो भी है इज इक्वल्स टू डी सॉल्व, और जो मेरी इक्वेशन होगी वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी, लिख दूंगी। और फिर मेरे पास क्या है, एक और है, अगर मेरे पास कंडीशन प्रोवाइडेड है तो मैं क्या करूंगी, जो मेरे पास वेरिएबल है इज इक्वल टू डी सॉल्व। पहले मैं वो इक्वेशन बताऊंगी, फिर मैं कंडीशन बताऊंगी। अच्छा, डी सॉल्व काम सिंबॉलिकली करता है। सिंबॉलिकली मतलब कि वो कोई न्यूमेरिकल तुम्हें सोल्यूशन नहीं देगा कि तुम्हें वो रेंज ऑफ वाई की वैल्यूज दे दे। वो सिंपल एक सिंबॉलिकली तुम्हारी एक्स वाई या जो भी तुम्हारे वेरिएबल्स हैं उनके फॉर्म में आंसर दे देगा, कोई नंबर्स के फॉर्म में आंसर नहीं देगा वो। तो हम सबसे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू वाई टी, ये सबसे सिंपल इक्वेशन दे दी तुम लोगों को। ठीक है, मैंने कहा कि सही है, वाई मेरे पास वेरिएबल है जो पूरी इक्वेशन जो सॉल्व होकर आएगी इज इक्वल्स टू, वेरिएबल तुम अपने हिसाब से लिख सकते हो, कोई इशू नहीं, इज इक्वल्स टू डी सॉल्व जो कि मेरे पास फंक्शन का नाम है, ब्रैकेट ओपन किया। अच्छा, अब जो इक्वेशन मैं लिख रही हूँ उसको मैंने ऐसे लिखना है एपोस्ट्रोफीज के अंदर। ठीक है, मैंने कहा कि डी कैपिटल डी वाई इज इक्वल्स टू वाई इंटू टी और एपोस्ट्रोफी बंद, कॉमा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एपोस्ट्रोफीज के अंदर मैं लिख दूंगी टी। अब मैटलैब टी को बाय डिफॉल्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल ट्रीट करता है और मैटलैब कैपिटल डी को एज ए डिफरेंशियल वो उठाता है कि डी को वो इंडिकेट कर देता है डी वाई ओवर डी टी से। तो तुमको जब भी डी वाई ओवर डी टी शो करना होगा तो तुम मैटलैब पे डी सॉल्व जब यूज करोगे तो कैपिटल डी वाई लिखोगे इस तरह, इज इक्वल्स टू वाई इंटू टी, जो मैंने नॉर्मल इक्वेशन थी वो कर दी, कॉमा डाल के जो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो टी डाल दिया। अच्छा, अब मैं इस तरह भी कर सकती हूँ डायरेक्टली, या मैं ये कह सकती हूँ मेरे पास बहुत सारी इक्वेशंस हैं और मुझे अपने इक्वेशन को किसी वेरिएबल में स्टोर कराना है, उसको बाद में भी यूज करना है, तो मैं उस इक्वेशन को एक वेरिएबल में भी स्टोर करा सकती हूँ। कि मैंने लिख दिया इक्वेशन 1, अपना कोई भी वेरिएबल ले लो, इक्वल्स टू, इस तरह अपोस्ट्रोफीज के अंदर मैंने दोबारा वो इक्वेशन लिख दी और फिर मैंने कहा कि y इज इक्वल्स टू डी सॉल्व और ब्रैकेट ओपन इक्वेशन 1, इसको यहाँ पे लिखा, कॉमा, अपोस्ट्रोफीज में टी। तो इसमें यही है कि तरीका के डिफरेंट तरीके हैं एक ही चीज को सॉल्व करने के। फिर मेरे पास अगर कोई इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आती है तो मैं उसको कैसे टैकल करती हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, सिंपल कंडीशन को उस ब्रैकेट के अंदर डाल दूंगी। y इज इक्वल टू डी सॉल्व इक्वेशन नंबर 1, वो मैंने जो सेव कराई थी अपना वेरिएबल में, कॉमा, अपोस्ट्रोफीज के अंदर ये ख्याल रखना कि अपोस्ट्रोफीज के अंदर रखना है सब, y1 इज इक्वल टू 1, मैटलैब इसको खुद ही फर्स्ट अपना तुम्हारी इनिशियल कंडीशन उठा लेगा, कॉमा, जो तुम्हारा इंडिपेंडेंट टी वेरिएबल था। सही है, अगर ये दूसरा तरीका ये बोला है कि तुम्हें अपना कंडीशन को भी एक वेरिएबल में स्टोर कराना है तो तुम वो भी करा सकते हो। तो मैंने कहा कि ठीक है, इनिशियल कंडीशन जो थी इनिट इज इक्वल्स टू अपोस्ट्रोफी खोला y1, y ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1, वो बंद, अपोस्ट्रोफी बंद हुआ, सेमीकोलन, सिंपल, y इज इक्वल्स टू डी सॉल्व इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 वो यहाँ से इस वेरिएबल को उठा देगा, इनिट
वो ये वाला वेरिएबल उठा देगा और टी कर देगा। सही, तो अब सबसे पहले और फिर मुझे क्या करना है, इसको प्लॉट कराना है। तो एक सिंबॉलिकल सॉल्यूशन को प्लॉट कराने के लिए मैं क्या करती हूँ, इजी प्लॉट का या एफ प्लॉट है या इजी प्लॉट है, ये दो फंक्शन है जो मैं यूज करती हूँ। अब चलते हैं मैटलैब पे और इसको देखते हैं कैसे किया। क्लोज ऑल, क्लियर ऑल, सीएलसी सबको आइडिया है। ये मैंने इक्वेशन 1 इज इक्वल टू वेरिएबल, भाई ये वेरिएबल तुम लोग खुद कुछ भी ले सकते हो अपने हिसाब से। इक्वेशन 1 इज इक्वल टू, मैंने अपोस्ट्रोफीज के अंदर अपनी इक्वेशन लिख दी। ये ख्याल रखना कि dy और dt को तुम कैपिटल dy से शो करोगे, इज इक्वल टू yt ले दिया, ठीक है। y इज इक्वल टू डी सॉल्व इक्वेशन 1 जो मेरा वेरिएबल था eqn1 कॉमा, इनिशियल कंडीशन डाली मैंने यहाँ पे अपोस्ट्रोफीज के अंदर, कॉमा t को अपोस्ट्रोफीज के अंदर डाल के बंद कर दिया, दैट्स इट। इजी प्लॉट से मैंने कहा कि ठीक है y को प्लॉट कर दो, और कितने से कितने तक प्लॉट करो, 0 से लेके 1 तक प्लॉट करना है या टाइमिंग तुम्हारे ऊपर है, या जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड होगी, ये वो लिमिट्स हैं कि 0 से लेके 1 टाइम तक उसको प्लॉट कर दो। अब मैं इसको रन करके देखती हूँ। तो अब अगर मैं देखूंगी ये मेरे पास प्लॉट आ जाएगा 0 से लेके 1 तक, मेरे पास ये एक्सपोनेंशियली जा रहा था, मेरा आउटपुट की इक्वेशन ये थी, ये मेरे पास आउटपुट की इक्वेशन बन जाएगी। तो बेसिकली डी सॉल्व मुझे दे रहा है एक सिंबॉलिकल आउटपुट, मुझे यहाँ पे y की वैल्यूज नहीं पता चल रही, और इजी प्लॉट जो है वो उस y को प्लॉट कर देता है उसकी वैल्यूज पुट करके इसमें। सही, तो यहाँ पे भी देखोगे तो y इंटू वाई सिम आ रहा है, मतलब 1 इंटू 1 सिम आ रहा है, मतलब सिम का मतलब सिंबॉलिक है, मतलब मुझे सिंबॉलिकल आउटपुट पता चल गया, ठीक है ये इक्वेशन आएगी y की। मुझे ये नहीं पता कि y की वैल्यूज क्या है, समझ आई बात। तो ये मेरे पास डी सॉल्व था का एक तरीका। फिर मेरे पास अगर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, उसको भी इसी तरह सॉल्व करोगे। अगर मेरे पास सपोज करो ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो मेरे पास अब दो कंडीशंस आ जाएंगे। मैंने कहा कि ठीक है, एंड प्लॉट इट्स सोल्यूशन फॉर टाइम 0 से लेके 5 तक, इसको प्लॉट कर दो। क्लोज ऑल, अच्छा यहाँ पे टी होना चाहिए तो देख लेना। क्लोज ऑल, क्लियर ऑल, सीएलसी, चलो। और फिर यहाँ इस चीज को इस चीज से कंपेयर करो। मैंने कहा कि ठीक है, EQN2 मेरे पास एक नया वेरिएबल है, इक्वेशन नंबर 2 इज इक्वल्स टू अपोस्ट्रोफी खोला, डबल डेरिवेटिव है तो मैंने लिखा कैपिटल D2y। तो D2y मैटलैब डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट उसको उठा लेगा, सेकेंड ऑर्डर सेकेंड डेरिवेटिव है, प्लस 8 इंटू कैपिटल dy प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ t एपोस्ट्रोफी 1 इक्वेशन 1। इन इट्स इनिशियल कंडीशन में मैंने दोनों एक साथ दे दी, कॉमा डाल के, पहली इनिशियल कंडीशन यहाँ लिख दी, कॉमा डाल के दूसरी इनिशियल कंडीशन दे दी, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 डी वाई। तुम ख्याल ये रखना है कि तुम्हें डेरिवेटिव जहाँ आ रहा है वहां पे कैपिटल डी लगाना है, अगर डबल डेरिवेटिव है तो डी कैपिटल D2, यहाँ पे मैंने लिख दिया अपोस्ट्रोफी बंद की बंद। y इज इक्वल टू डी सॉल्व सिंपल इक्वेशन 2 कॉमा इन इट्स 2 कॉमा टी जो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपोस्ट्रोफी में डाला, इजी प्लॉट किया, 0 से लेके 5 तक चाहिए था, y को प्लॉट कर दिया, एंड दैट्स इट। ये मेरे पास सिंपल मैटलैब था जिससे मैं डी सॉल्व की कमांड से मैं यूज कर अपना फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, अच्छा जी, अब चलते हैं इस कोड को रन करते हैं। ये मेरे पास कोड था, इसको रन किया तो मेरे पास इस तरह का पूरा आउटपुट मुझे पता चल गया कि ठीक है मेरा इस तरह का ग्राफ बनेगा 0 से लेके 5 तक टाइम टी के साथ, 5 0 से 5 तक। अब ये इक्वेशन पूरी कैसे मुझे दिखेगी, मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि y के आगे से ये हटाती हूँ सेमीकोलन और फिर इसको रन करती हूँ तो कमांड विंडो पे आ जाएगा पूरी सिंबॉलिक। तो मैं अगर देख रही हूँ तो ये पूरा आउटपुट है जो इसको सॉल्व करता है और तुम्हारे पास पूरा आ जाता है। मे बी इट्स नॉट सिंप्लीफाइड जैसे तुम लोग क्लास में करते हो, ठीक है। तो मेरे पास ये आ जाएगा ग्राफ, ये ठीक है भाई, 0 से लेके 5 तक मेरे पास आ गया ये। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अब ऐसा भी होता है कि मेरे पास डी सॉल्व से फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर नहीं सॉल्व होते। अगर मेरे पास कुछ ऐसी इक्वेशंस आ जाएं जिनसे ये डी सॉल्व सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए मेरे पास ODE 23 और ODE 45 फंक्शन होते हैं। वो कैसे यूज करते हैं वो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे। ODE 23 जो है लो ऑर्डर मेथड है, ODE 45 मीडियम ऑर्डर मेथड है, लेकिन हम दोनों से करके देख लेंगे ताकि तुम लोगों को आइडिया हो जाए, कुछ यूज करने का तरीका सेम है, ठीक है।
दोनों के मेथड्स डिफरेंट है। पीछे जो बैकएंड पे जो पूरी न्यूमेरिकली इसके कोड है उसमें डिफरेंट मेथड्स हैं। सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर ये देख लेना। अच्छा जी, अब इसको करते किस तरह मैटलैब में। मैंने कहा कि सही है, मेरे पास ये ODE23 ब्रैकेट ओपन ODE फंक्शन। अब मुझे फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। जो मेरे पास इक्वेशन है डेरिवेटिव की, वो वाली मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। टी स्पेन टाइम स्पेन मुझे कहाँ से कहाँ तक करना है ये आ जाएगा, और वाई नॉट जो है वो मेरी इनिशियल कंडीशन आ जाएगी, और यहाँ पे जाके डेटा सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये न्यूमेरिकली सॉल्व कर रहा है, ये सिम्बॉलिकली सॉल्व नहीं करेगा। मतलब अब तुम्हें वैल्यूज मिल रही होंगी, नंबर्स मिल रहे होंगे, टी की वैल्यूज, टाइम की वैल्यूज, जो कि जीरो से जो भी तुम्हारा टी नॉट से टी फाइनल है वहां तक, कॉमा उनके करस्पॉन्डिंग वाई। मतलब तुम्हारे पास अगर ये मैं तुम लोग को दिखाऊंगी मैटलैब में, पूरा तुम्हारा जो मैट्रिक्स बनेगा उसमें तुम्हारे पास टी है, फिर उसकी करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू सॉल्व होकर तुम्हारी आ जाएगी। वो आगे चल के देख लेते हैं। फिर तुम्हारे पास सेम वही ODE45 है, बस फर्क इतना है कि तुम लोग को भी फंक्शन बनाने पड़ेंगे मैटलैब पे, और फिर उनको कॉल करना पड़ेगा इन फंक्शन के लिए। तो एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, ये याद रखना कि ये सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए है, तो उसको सेकेंड ऑर्डर में कैसे लेके जाएंगे वो आगे देखेंगे। अगर मेरे पास इक्वेशन है y डैश इज इक्वल्स टू इस फॉर्म में, इनिशियल कंडीशन ये है फ्रॉम टाइम t 0 से लेके 5 तक, इसको मुझे सॉल्व करना है मैटलैब में। अच्छा, ख्याल ये रखना कि मेरे पास जो सब्जेक्ट क्या होगा, dy ओवर dt या y डैश, बाकी सब यहाँ। ठीक है जी, ये कर दिया। फिर मैं मैटलैब पे फंक्शन बनाऊंगी। कोई भी एक न्यू एडिटर फाइल खोलना, उसमें लिखना है फंक्शन, ठीक है। वेरिएबल तुम्हारे ऊपर है, मैंने बोला ठीक है f इज इक्वल्स टू फंक्शन1, मेरा फंक्शन का नाम, कॉमा जो वेरिएबल्स थे वो मैंने अंदर डाल दिए कि ठीक है उसमें ये t और y होंगे, मैंने डाल दिया। अब फिर मैंने यहाँ पे बता दिया कि वो फंक्शन था क्या, इज इक्वल्स टू, ये पूरा मैंने इसको मैटलैब की लैंग्वेज में लिख दिया और एंड कर दिया। ठीक, ये मेरे पास एक फंक्शन सेव हो गया। अब क्या करेंगे, मैं इसको कॉल करूँ। मैंने बोला ठीक है, क्लियर ऑल क्लोज ऑल CLC। मैंने कहा कि ठीक है y1 f1, इसको तुम t1 y1 भी कह सकते हो, तुम्हारे ऊपर है तुम्हें वेरिएबल्स के नाम क्या लेने हैं। तो बेसिकली फर्स्ट में तुम्हारे पास t की वैल्यू स्टोर हो रही होंगी, और फिर यहाँ पे तुम्हारे पास y की वैल्यूज जो सॉल्व होकर आएगा फंक्शन, उनका सोल्यूशन होगा। ठीक है, मैंने कहा कि सही है, y1 f1 हो गया, ये इज इक्वल्स टू ODE23 फंक्शन जो मेरा पास था। ब्रैकेट खोला, मैंने फंक्शन को कॉल किया। अब यहाँ पे याद रखो कि अपोस्ट्रोफीज के अंदर मुझे एफ फंक्शन का नाम लिखना है, fun1 ब्रैकेट अपना अपोस्ट्रोफी 1 कॉमा जो मेरी कंडीशन थी जीरो से लेके, सॉरी टाइम था जो 0 से लेके 5 तक करना था, स्क्वायर ब्रैकेट्स में, कॉमा इनिशियल कंडीशन मैंने डाल दी 1। इसमें तुम्हें वो नहीं करना जैसे ऊपर y0 पूरा लिखना होता, इसमें तुम सिंपल उसकी वैल्यू डाल दोगे 1, मैटलैब उसको खुद ही इनिशियल कंडीशन समझ के ले लेगा। सेकेंड लाइन भी वैसी ही है, बस मैंने वेरिएबल्स चेंज कर दिए क्योंकि मैं अब OD45 यूज कर रही हूँ। फिर मैंने कहा कि ठीक है, प्लॉट y1 जो मेरी t था इंडिपेंडेंट, कॉमा f1, इसको प्लॉट कर दो किससे, ये तुम्हारे पास ए स्टेरिक आ जाएगा, इसके में ये इस तरह प्लॉट कर दो, कॉमा y2 नेक्स्ट वाले को f कॉमा f2 कॉमा डॉट, मतलब डॉटेड लाइन से प्लॉट कर दो, ग्रिड ऑन कर दो। अब इसको हम रन करके देखते हैं मैटलैब पे कैसे करें। मैंने बोला ठीक है, मैं एक नई विंडो खोलूंगी, ये मेरे पास हुआ है ऑलरेडी, मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। यहाँ पे गए, इसको पेस्ट कर दिया, और इसको अब मैं सेव कर दूंगी। सेव कहाँ करोगे, डॉक्यूमेंट्स पे जाओ, वहां पे मैटलैब का फोल्डर होगा प्रॉपर, उस पे जाके सेव कर दो फंक्शन, ताकि तुम्हारे कंप्यूटर में एक सॉफ्ट मैटलैब के क्या कहते हैं फोल्डर में सबको सेव हो। फंक्शन के नाम से मैंने fun1 के नाम से सेव कर दिया। याद रखना कि तुम्हारे पास ये जो नाम है वो यही होना चाहिए, तो आइडिया होगा तुम लोगों को। सेव कर दिया, यस यस यस, ठीक है, ओके। अब मैं फिलहाल इसको बंद कर देती हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है फंक्शन, ये रहा। अच्छा, और अगली चीज ख्याल ये रखना है कि यहाँ पे जो करंट फोल्डर खुला हुआ हो वो वही हो जिसमें तुम्हारा फंक्शन सेव है। तो मैं यहाँ पे खोलूंगी इसका, ये वाला बटन प्रेस क्लिक करूंगी, और यहाँ पे जाके मैटलैब मैटलैब और सेलेक्ट फोल्डर कर दूंगी, तो वो यहाँ पे खुला है, ताकि मेरे पास जो फंक्शन मुझे यूज करना है वो मेरे करंट फोल्डर में हो, वरना एरर आ रहा होगा, ये बोलेगा कि फंक्शन 1 इज नॉट फाइंड और फना फना।
ठीक है, फिर मेरे पास कोड ये था और अब मैं इसको रन कर दूंगी। ये हो गया रन, को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अच्छा जी, अब तुमने अच्छा तुम्हें लेजेंड लगाने हैं वो भी तुम लगा सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, ये तुम फर्क बता सको, तुम्हें वेरिएबल्स के नाम देखने पड़ेंगे। F1 है तो पहले वो लिखोगे और वो सब कुछ कर एक्सपेरिमेंट्स करते रहा करो मैटलैब के फंक्शंस में। ठीक है, प्लॉट y1 मेरे पास t की वैल्यूज थी, वो आ गया। ए स्टेरिक से अगर मैं देख रही हूँ ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये इनका जो टाइम डिफरेंस है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू एओडी 45 वाले में। तो दोनों का जो मैं पीछे बैकएंड पे जो चीज चल रही है वो डिफरेंट है। सही है, तो मेरे पास ये आ गया, इस तरह का ग्राफ प्लॉट हो गया। और अगर मैं जाती हूँ और अपने ये वेरिएबल्स देखती हूँ y2 y1 f2 f1, खोल लो ये y1 की वैल्यूज y की वैल्यूज है, ये सारा मैटलैब तुमको यहाँ पे वैल्यूज दे रहा है। अब यहाँ पे देखो तुम्हें इक्वेशन पता नहीं चल रही, ठीक है, तुम्हें प्रॉपर ग्राफ पता चल रहा है कि अच्छा ठीक है आउटपुट पे ऐसे कैसे आएगा, तो ये सिम्बॉलिकली काम नहीं करता। ठीक, अब आगे चलो। अच्छा जी, सही है। और इसका अगर तुम लोग टाइटल देखना चाह रहे हो तो टाइटल तो सिंपल, मैंने जो इक्वेशन की प्रॉपर ये टाइटल दिया हुआ है वो तुम लोग देख सकते हो। ये इक्वेशन नहीं है, सोल्यूशन नहीं है, सिंपल टाइटल लिखा हुआ है। लेजेंड भी दे सकते हो। लेजेंड तुम लोग किस तरह दोगे, जाहिर है लेजेंड का कमांड आएगा, पहले क्या चीज प्लॉट की थी उसको लिखना है F1 कॉमा, तुम्हारा दूसरी चीज आ जाएगी वो। ठीक है जी, अच्छा जी, अब आओ कि मैं इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को कैसे सॉल्व करती हूँ। सेकेंड ऑर्डर कैसे ओडी 23 और ओडी 45 से होते हैं। मैटलैब ये दो फंक्शन जो है वो सिंगल ऑर्डर के लिए, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है, जब डबल डेरिवेटिव आ जाता है तो हम क्या करते हैं, हम उस डबल डेरिवेटिव इक्वेशन को सिंगल में चेंज करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर में चेंज करते हैं और फिर उसको आगे सॉल्व करते हैं। अब वो कैसे करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं, सपोज करते हैं हमने कहा कि ठीक है लेट x इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी। मैंने कहा कि ठीक है डी वाई ओवर डी टी आ गया। अब मैं इसको सब्सटीट्यूट कर दूंगी अपने इस इक्वेशन। सबसे पहला काम, सब्जेक्ट बना लो डबल डेरिवेटिव। वहां पे भी ऊपर हमने क्या किया था, सिंगल डेरिवेटिव को सब्जेक्ट बना के फिर हमने फंक्शन बनाया था, ये बात ख्याल रखना। तो मैंने कहा कि ठीक है डी डबल डेरिवेटिव y इज इक्वल टू, पूरी इक्वेशन लिख दी। अब इसको मैं इसकी टर्म में लिखूंगी, x की टर्म में। तो क्या हो जाएगा डी एक्स ओवर डी टी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डबल डेरिवेटिव है तो इसको डबल डेरिवेट कर दिया, इज इक्वल टू -3 डी वाई और डी टी क्या आ जाएगा x माइनस 2y प्लस कॉस 2t। पूरी इक्वेशन हो गई है। अब मेरे पास टोटल इक्वेशन कौन सी हो गई, एक तो dx ओवर dt हो गया, अब dy ओवर dt हो गया। अब मेरे पास ये क्या हो गया, एक मैट्रिक्स। तो मैंने कहा कि ठीक है अगर इस तरह है तो मैंने कहा कि ठीक है z, मैंने कहा इज इक्वल्स टू, अगर x और y है तो मैट्रिक्स का नाम मैंने बोल दिया z, z इज इक्वल्स टू x नीचे पे ऊपर हो गया, y मेरे पास नीचे हो गया। ये दो मैंने रोज दे दी और एक कॉलम में मैंने मैट्रिक्स बना दिया, कॉलम वेक्टर। और मैंने कहा कि ठीक है अगर z ये था तो dz ओवर dt क्या होगा, dx ओवर dt और dy ओवर dt, इसका मैट्रिक्स। तो अब मैं सॉल्व किस चीज को करूंगी, इस चीज को। फंक्शन किस चीज का बनेगा, इस चीज का। राइट, कैसे बनेगा, फंक्शन नई फाइल खोलेगी, फंक्शन dz, मैंने बोला ठीक है मेरे पास dz फंक्शन का नाम अपना, मेरे पास नाम वो है वैल्यू है, इज इक्वल टू फंक्शन का नाम आ गया fun2 जो कि मेरे पास t कॉमा z थे। अब मैंने यहाँ पे x और y का जिक्र नहीं किया, सही, मैंने उसको सिंपल, क्योंकि मुझे सिंगल सिंगल वेरिएबल्स देने हैं तो इसलिए मैंने कहा कि ठीक है t कॉमा z वेरिएबल्स हैं। अब उसको मैंने एडजस्ट कैसे किया है, मैटलैब को बताने के लिए कि ठीक है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की मैट्रिक्स है और सब कुछ है। dz इज इक्वल्स टू, स्क्वायर ब्रैकेट खोला क्योंकि अब मैट्रिक्स है, माइनस ऊपर क्या आना चाहिए, फर्स्ट रो में क्या है dx ओवर dt। मैंने कहा कि ठीक है -3 x है यहाँ पे, तो x क्या था यहाँ पे, z का फर्स्ट एलिमेंट, मैंने कहा z का फर्स्ट एलिमेंट, -2y, y क्या है, z का सेकेंड एलिमेंट, मैंने कहा z का सेकेंड एलिमेंट उठा लो, प्लस cos 2 ऑफ 2t, मैंने कहा ठीक है एज इट इज लिख देंगे, सेमीकोलन डाल के रो चेंज, dy ओवर dt क्या था, x क्या चीज है, z का x एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट सॉरी, x z का फर्स्ट एलिमेंट है वो मैंने लिख दिया, z और 1 उठा लिया। अब मुझे और एंड कर दिया। अब मुझे फंक्शन मैंने बता दी, इक्वेशन बता दिया, वो ऑटोमेटिकली मैटलैब को पता चल चुका है कि ठीक है z का पहला एलिमेंट यहाँ आएगा, z का 2 एलिमेंट वहां जाएगा,
अब उसको पता चल जाएगा, ठीक है, कि z जो है वो मैट्रिक्स है, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट और 2 एलिमेंट्स का मैट्रिक्स है, मैटलैब को खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, इस तरह मैंने फंक्शन सेव कर दिया और अब आ जाओ कोड। मैंने कहा कि क्लोज और फंक्शन को किस नाम से सेव करेंगे, जिस नाम से मैंने फंक्शन बनाया है, क्लोज और क्लियर ऑल CLC। मैंने कहा कि ठीक है, मुझे पता है कि इसका पूरी जो फंक्शन कमांड है ODE45 का, T1 यहाँ पे टाइम की वैल्यू स्टोर होंगी और यहाँ पे मेरे पास जो मैट्रिक्स था वो सॉल्व होकर आ जाएगा, मतलब Z1 और Z2 में अब क्या आ जाएगा, ये कॉलम वेक्टर सॉल्व होकर आ रहे होंगे, उनकी वैल्यूज हम आगे देखेंगे। मैंने कहा कि ठीक है, ODE45 फंक्शन को बुलाने का एक और तरीका है, ऑस्ट्रोफीज नहीं डालने तो ऐड fun2 करके मैंने बता दी टाइम 0 से लेके 10 तक इनिशियल कंडीशंस देख लो कैसे करनी है। मैंने लिखा था ऊपर क्या है, फर्स्ट रो में क्या है dx ओवर dt, तो मैं x की इनिशियल कंडीशन डालूंगी, x की इनिशियल कंडीशन मतलब dy ओवर dt, तो मैं ये वाली कंडीशन डालूंगी। नीचे क्या था dy ओवर dt, तो मैं y की इनिशियल कंडीशन डालूंगी, ये वाली इनिशियल कंडीशन डालूंगी। तो मुझे ये भी ध्यान रखना है कि मैं z के हिसाब से फर्स्ट रो में क्या आएगा, x की इनिशियल कंडीशन और y की इनिशियल कंडीशन सेकेंड रो में आ जाएगी। इसी तरह मैंने कहा ठीक है, मैं इसको ODE23 से भी सॉल्व करके देख लेती हूँ, तो मैंने नए वेरिएबल्स ले लिए। फिर मैंने कहा कि ठीक है, प्लॉट T1 कॉमा Z1 का सेकेंड रो, ठीक है, सेकेंड उठाना है कॉलम, अब उठाना है सेकेंड चीज उठानी है, ताकि क्योंकि मैं y को प्लॉट करना है। ठीक है, इसको मैटलैब पे रन करके देखते हैं। ये मेरे पास फंक्शन ऑलरेडी बनाया हुआ है प्रॉपर उसी तरह फंक्शन, और वही तुमको देखना है कि लाइब्रेरी यहाँ पे करंट फोल्डर तुम्हारी वही खुला हो जहाँ पे तुम्हारे फंक्शन है, और ये मेरे पास वो कोड है, इसको मैं रन करके देखती हूँ। ये आ गया। ठीक है, अब इसमें कैसे हुआ है, अब आओ Z1 को खोलते हैं, हम वर्क स्पेस से जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे तुम लोगों के लेजेंड्स डले हुए हैं, तो तुम लोगों को खुद ही आइडिया हो जाएगा कि लेजेंड ब्रैकेट खोला जो पहली चीज प्लॉट की है, जो दूसरी चीज प्लॉट की है। सही, अब आओ यहाँ पे Z1 को खोलते हैं। अब Z1 को खोला तो ये मेरे पास सारा क्या है, x की वैल्यूज है, ये मेरे पास क्या है y की वैल्यूज है, तो मुझे सेकंड कॉलम उठाना है, तो मुझे सेकंड कॉलम उठा के प्लॉट करना है। तो अब मेरे पास क्या होगा, मैं जाऊंगी मैटलैब, यहाँ पे इसको मैं एडिटर पे जाते हैं, तो अब मेरे पास ये है कि मेरे पास मुझे क्या प्लॉट करना है, सेकंड कॉलम उठाना है, क्योंकि मुझे y को प्लॉट करना है। Z1 में दो चीजें आ रही थी, एक तो x आ रही थी वैल्यूज, एक y की वैल्यूज आ रही थी, तो मुझे y को प्लॉट करना है। ठीक है, तो मैंने इसीलिए सेकंड कॉलम उठाया और कॉमा डॉट से उसको बना दो लाइन, डॉटेड लाइन होनी चाहिए, T2 कॉमा Z2 की सेकंड वैल्यूज उठा लो और उसको प्लॉट कर दो, इस डायरेक्ट से लेजेंड डाल दो, ये तुम लोगों के सेकंड ऑर्डर हो जाएगी। तो बेसिकली तुम लोग को सेकंड ऑर्डर को फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करना पड़ता है, लेकिन अब वो दो इक्वेशन होंगी तो उसको एज ए सिस्टम ट्रीट करोगे, उसको एज ए मैट्रिक्स ट्रीट करोगे। सही है, तुम लोग का लैब टास्क जो है वो सिंपल नीचे गिवन है कि करना किस तरह है, कोड दोबारा रिक्रिएट करना है गिवन इन रिक्रिएट, और उसमें इस तरह बनाना। सही है, रिक्रिएट कोड का मतलब ये है कि तुम्हारे पास जो कोड गिवन है उनकी हेल्प से दोबारा से बनाओ और ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको सॉल्व करो। फिर ये इक्वेशन है, सही है, ये भी ODE23 और 45 से सॉल्व करनी है। रिक्रिएट द कोड गिवन इन द लैब टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं। यूज डी सॉल्व फॉर पार्ट ए, तुम्हें बता दिया है, ODE23 पार्ट बी, ODE45 for पार्ट सी विद इनिशियल कंडीशंस ये गिवन है। आसान सी लैब्स हैं, करके सबमिट करा दो। अच्छा जी, एक चीज ये देख लेना कि यहाँ पे जो कंडीशंस डालोगे इनिशियल, उसके एक्स की इनिशियल कंडीशंस जो हैं उसके बाद तुम सेमीकोलन डालोगे और फिर वाई की इनिशियल कंडीशंस डालोगे। ठीक है, ये बात ख्याल रखना कि कॉमा नहीं आएगा। हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, एक मैट्रिक्स को उसकी इनिशियल वैल्यूज दे रहे हैं, तो हम मैट्रिक्स की फॉर्म में उसको इनिशियल वेक्टर के फॉर्म में, मैट्रिक्स के फॉर्म में उसको हम कंडीशंस भी देंगे कि पहली रो में वो ले लेगा एक्स की कंडीशन जो कि dx ओवर dt के लिए कैलकुलेशन में चली जाएगी, और दूसरी जो रो होगी उसमें हम y की इनिशियल कंडीशन दे देंगे जो कि dy ओवर dt की कैलकुलेशन के लिए यूज करेगा मैटलैब। ठीक है,